हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में जिसका नाम है एसएसबी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है COPD। ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे इसके बारे में क्योंकि वो पढ़ चुके हैं अपने नर्सिंग में पहले भी, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ आपको इसके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, आपके एनक्लेक्स में कई क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे, जिपमर, एम्स, ऐसे बड़े कई लेवल के पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सी सी मतलब क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक का मतलब कि जो लंबे समय से कितने लंबे समय से? मिनिमम 3 मंथ्स। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है क्या? अटक अटक जाना, रुक जाना, मतलब कहीं किसी भी रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आना, ऑब्स्ट्रक्टिव। पल्मोनरी पल्मोनरी जैसे कि आप सबको पता होगा, रिलेटेड टू लंग्स। और डिजीज का सबको पता ही है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि बीमारी। तो ऐसी एक डिजीज है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। जैसे अस्थमा ठीक कर सकते हैं लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम बचाव तो कर ही सकते हैं। तो मेनली ये होता कैसे है? हम कह रहे हैं इरिवर्सिबल है, लेकिन कोई कारण तो होगा इसका कि इरिवर्सिबल तक पहुंचने के लिए इसको किस किस चीज से गुजरना पड़ा। तो इसके अंदर 2 कंडीशन आती हैं। पहला है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पहले इसको समझते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है, बाकी बाद में पढ़ते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, क्रोनिक मतलब हमको पता ही है कि लंबे समय से है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई होती है अपने लंग्स के अंदर, ये ब्रोंकाइस, ये ब्रोंक्योल्स। अब आइटिस का मतलब नर्सिंग वाले होता है, आपको पता ही है आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। अगर इन ब्रोंकाइस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसके अंदर होता है परसिस्टिंग कफ। अब परसिस्टिंग कफ तो टीबी में भी होता है, लेकिन हम इसको बोल क्यों रहे हैं? कम से कम 3 मंथ्स के लिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका ये हो गया। दूसरा प्रोडक्टिव स्पूटम, बंदा अब इसके अंदर इंफ्लेमेशन हो गई है तो क्या इसके अंदर से कफ बाहर जा पाएगा? जरूर जाएगा, लेकिन खांसी के साथ, जिसे हम बोल रहे हैं कफ। अब जब भी वो कफ करेगा तो उसके अंदर आपको स्पूटम देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया अपना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसको एक चीज और बोलते हैं, वैसे मैंने नीले से लिखा भी है, लेकिन इसको एक चीज और बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ब्लू ब्लोटर ऑल्सो नॉन एज, मतलब क्या 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 बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्यों बोलते हैं इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके अंदर बंदा कंटिन्यू कफ कर रहा है, और कंटिन्यू कफ कर रहा है तो ये भी दिक्कत करेगा। अब ऑक्सीजन इतनी जितनी बार वो सांस नहीं ले रहा उससे ज्यादा खांसी कर रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम होगा बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, यहाँ पे क्या होगा? फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है बॉडी के अंदर, बंदा को धीरे धीरे साइनस होने लगेंगे। साइनस सबसे पहले क्या होगा? लिप्स, ईयर, नेल्स, ऐसे धीरे धीरे नीले से होने लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं ब्लू ब्लोटर। बंदा नीला नीला सा दिखने लगेगा हल्का हल्का। अब साइनस का मतलब भी होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, या फिर जो पतली पतली लेयर सबसे पहले इस पे दिखता है। दूसरी चीज आती है इसके अंदर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, अब एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है? इसके अंदर तो ब्रोंकाइस अपनी इंफॉर्मेशन हो रही थी। अब एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? अपनी एल्वोलाइज होती हैं, एल्वोलाइज, एल्वुलर सैक, नीचे की एल्वोलाइज बनती हैं। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एम्फाइसीमा के अंदर ये जो गैस एक्सचेंज होता है ना एल्वुलाई के लेवल पे, एक तो ये डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि अपने जो एल्वुलाई
इन्फ्लेट और डिफ्लेट होती हैं, जिसके लिए गैस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे एल्वोलाई की इलास्टिसिटी हो जाती है, अब जिसकी वजह से इलास्टिसिटी हो गई तो गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए एम्फाइसीमा होता है। अब एम्फाइसीमा को और कुछ भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिंक पफर। पिंक पफर, पिंक पफर क्यों बोलते हैं इसको? अब मैंने बोला गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ब्लड आ रहा है इसके अंदर, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। अब गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो अब ब्लड को ये नहीं पता कि मैं लंग्स में खराबी है इसलिए गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। अब ब्लड को लगता है कि उसके शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो रही है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। अब वो ट्रिगर करता है रेड बोन मैरो को। अब रेड बोन मैरो ट्रिगर होता है तो सबसे पहले क्या होता है? आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ता है। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा धीरे धीरे, तो क्या होगा कि आरबीसी प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, धीरे 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 इतना बढ़ जाता है कि उसके चेहरे पे और भी बॉडी के पार्ट्स में से लाल लाल फ्लसी। अब जैसी बात है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो रेडनेस तो आएगी, इसलिए इसे बोलते हैं पिंक पफर, लाल लाल सा दिखता है। तो हम बात कर रहे हैं ये दो चीज मैंने बात कर ली, इसके मेन कॉज क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा। अब ये दोनों डिजीज तो ये डिजीज के अंदर आती है, कंडीशन हो जाती है, लेकिन ये कंडीशन होने के भी कुछ कारण होते हैं। अब उन कारणों की बात कर लेते हैं, क्या कारण होते हैं। अब कारण तो सबसे पहले क्या ही है, सबको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है, लंग्स, सांस लेते हैं, सबको पता है। दूसरी चीज, आजकल यूथ अपने आप को खराब किसके जरिए कर रहा है सबसे ज्यादा? ये जो लंग्स में सबसे ज्यादा कारण होते हैं बीमारी होने के, स्मोकिंग। क्वेश्चन कई बार आता है, ऐसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी। तो 80 to 90% स्मोकिंग। अब स्मोकिंग भी दो तरीके से होती हैं। अब आप तो सोच रहे हो कि मेरा दोस्त पीता, मैं तो नहीं पीता, मैं तो बच जाऊंगा, मेरा दोस्त को होगा जो होगा, लेकिन नहीं। सबसे पहले होती है एक्टिव। एक्टिव तो वही जो बंदा कर रहा है, जिसके साथ आप खड़े हो कि आप तो नहीं पीते आप तो बच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरा आता है पैसिव, आप आते हो इसके अंदर, उन्होंने तो ऑक्सीजन सिगरेट खींची अंदर और वो अंदर गया धुआं, उसको तो खाली एक बार नुकसान हुआ, खाली स्मोक गया उसके अंदर। लेकिन पैसिव सबसे ज्यादा खतरे के अंदर, जो आपको लगता है मैं तो नहीं पीता मैं ठीक हूँ, वो तो आप उसका छोड़ा हुआ स्मोक तो ले ही रहे हो, लेकिन साथ में उसके साथ आ रहा है CO2 भी। तो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव। तो अपने दोस्तों से सलाह देंगे ना करें स्मोकिंग। दूसरा कारण होता है, अब जो दिल्ली में रहते हैं ये तो पता ही होगा, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा। मतलब ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में रहने के बाद, अगर तुम दिल्ली में रहते हो सिगरेट नहीं भी पीते, तब भी तुम दिन की 11 सिगरेट फूक रहे हो, सारी इस पोल्यूशन की वजह से। तीसरा हो सकता है किसी किसी को डस्ट से एलर्जी हो। लेकिन अब ये तो मैंने बोल दिया फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है, लेकिन दूसरा कॉज क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन, अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले, वो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब लोग कहेंगे ये क्या होता है। अब हमारे जो एल्वोलाइज होती है लंग्स के अंदर, इनके अंदर ये एंजाइम होता है एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। वो क्या करता है कि हमारी एल्वोलाइज को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। अब ये नॉर्मली तो प्रेजेंट होता है हर हेल्थी एडल्ट के अंदर, कितना होता है ये होता है 100 से 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये इसका लेवल कम हो जाता है जब डिजीज होगी, रहता है लेस देन 80 mg सॉरी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसका लेवल कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सीओपीडी को लीड करता है। अब हमने बात तो कर ली कॉजेस। कॉजेस के बाद हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में। मैं आपको मेन चीज पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में ज़्यादा नहीं चाहता, क्योंकि डीप जाऊंगा तो आपको पता है टाइम खराब होगा आपका भी, और एग्जाम पर बस पढ़ने के लिए तो खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है। साइलेंट सिम्टम्स, साइलेंट सिम्टम्स तो सबको पता ही होगा क्या क्या हो सकते हैं, CDS। सी मतलब
कफ। डी मतलब डिस्निया, जाहिर सी बात है, सांस की बीमारी है तो फिर सांस लेने में दिक्कत तो होगी होगी। एस मतलब प्रोडक्टिव स्पूटम, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था, लगातार वो स्पूटम उसके अंदर आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। अदर अदर भी कुछ बात कर लेते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं क्या, टैकीकार्डिया होगा। अब डिस्निया हो रहा है, डिस्निया होगा तो क्या होगा, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्यों होगा आप ये सोच रहे होगे, टैकीपिनिया भी होता है। सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, सांस जल्दी जल्दी लेगा, टैकीपिनिया होगा। जल्दी जल्दी लेगा तो उसका हार्ट हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा, अब हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा तो टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा। अब आपको मैंने एक चीज नहीं बताई, वो बताता हूँ आपको अभी, क्योंकि मैंने यहाँ के लिए बचा के रखी थी। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में वो तो ट्रिगर हो ही रहा था, लेकिन एम्फाइसीमा दो तरीके से होता है। अब इस सिम्टम्स को बताने के लिए पहले वो बताना पड़ेगा। पैनलोब्यूलर, क्वेश्चन यहां से भी आता है, और सेंट्री लोब्यूलर। अब पैनलोब्यूलर क्या होता है, आपको लंग बना के दिखाता हूं एक बार। पैनलोब्यूलर में क्या होता है, हमारे जो बाहर के होते हैं, जो मतलब पेरिफेरल, पैन मतलब पेरिफेरल, बाहर के लोग अफेक्ट होते हैं खाली लंग्स के, इसे तो बोलते हैं हम पैनलोब्यूलर। क्योंकि इसका अफेक्ट हुआ, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन क्या होगी तो स्वेलिंग बढ़ेगी। तो क्या होता है कि पेशेंट के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैरल शेप्ड चेस्ट, बैरल शेप्ड चेस्ट। अब दोनों डायमीटर बढ़ जाएगा तो पेशेंट ऐसे फूला फूला सा नजर आएगा, खाली मोटा मोटा, इस बार ऐसे डायमीटर सेम हो जाएगा, बैरल शेप्ड चेस्ट बोलते हैं उसको। दूसरा था सेंट्रीलोबुलर। सेंट्रीलोबुलर में क्या हो रहा है, सेंट्री से मतलब सेंटर के लोब अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये मोर डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर एम्बोलाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर। अब सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा। हमारे हमारा प्यारा सा हार्ट यहाँ से क्या कर रहा था, डी ऑफ सेट ब्लड भेज रहा था परमानेंट रंग से इसके अंदर। अब यहाँ से इसके अंदर आ तो रहा है ब्लड, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल में क्या, सेंट्रल के लोब खराब हो गए, अब एक्सचेंज नहीं हो रहा। इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ गई कि ब्लड भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, और ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो ये वापस जाएगा अपने राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसका जाके आगे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर पल्मोनर, कोर परमोनर बोलते हैं। मैं थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही बोलते हैं कोर पल्मोनर, राइट साइड का फेल होना हार्ट का। अब ये दोनों भी सिम्टम है उसके, जब हम पढ़, अभी हम सिम्टम्स पे वापस आ जाते हैं। बैरल शेप्ड चेस्ट, ये भी एक सिम्टम्स के अंदर ही आएगा, जो कि हमारा दिख रहा था इसके अंदर, बैरल शेप्ड चेस्ट इसके अंदर दिख रहा था हमारा पैनलोब्यूलर के अंदर। अगला सिम्टम्स आएगा राइट साइड हार्ट फेलियर, हो सकता है मोस्ट डेंजरस भी यही है वैसे तो। और भी सिम्टम्स आएंगे छोटे मोटे, पैनसाइटोपिनिया, जैसे हमने पहले बात करी कि पिंक पफर डेड बॉल में ट्रिगर कर रहा था और सब कुछ बढ़ रहा था, तो पैनसाइटोपिनिया मतलब होता है इंक्रीज आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट ऑल। अब आगे बात करते हैं हम किस चीज़ की, सिम्टम्स भी और डायग्नोसिस भी कर लेते हैं इसका पेशेंट का, कि कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस की बात की जाए तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक नर्सिंग स्टूडेंट क्या करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सबको पता ही होगा। आगे जो मेन एक्सरे, एक्सरे क्यों कर रहे हैं हम, टू चेक शेप ऑफ द चेस्ट। जैसे हम बोल रहे हैं कि बैरल शेप चेस्ट तो हो रहा है, लेकिन देखिए है कैसे, तो हम शेप क्या कर सकते हैं। दूसरा पीएफटी, पीएफटी क्या होता है,
पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब ये हम करते हैं किस लिए? ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है अंदर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पेशेंट से बोलते हैं फूंक मारो, इसके अंदर कोई इक्विपमेंट होता है इसके अंदर, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कितना ऑब्स्ट्रक्शन है अंदर, ये मालूम पड़ जाता है। और एक आता है अपना सीटी स्कैन, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना भाई, सीटी स्कैन से क्वेश्चन बनता तगड़ा। दिस इज द कंफर्मेटरी फॉर एम्फाइसीमा। मेन तो हम ये डायग्नोस करते हैं। और बात कर लेते हैं आगे, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना एग्जाम पर्पज से, है ना। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। आपको अगर डीप पढ़ना हो और कोई क्वारी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको डीप पढ़ाने के लिए भी तैयार है। ट्रीटमेंट में एक अच्छा पॉइंट है एंकलेस के नाम से। किसी पेशेंट को अगर दिक्कत हो रही है सांस लेने में, सबसे पहले तो हम लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन है तो हम देंगे उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को सबसे पहले दिक्कत है ऑब्स्ट्रक्शन की तो देते हैं हम ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का एग्जाम्पल होता है क्या? लावा। अब लावा क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट, जिसका नाम आता है अपना सोलमेट्रोल, और भी आता है इसके अंदर। दूसरी होती है अपनी ड्रग एंटीकोलिनर्जिक। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट पूछता हूँ, वो आपसे डीप नहीं पूछा जाता। तीसरी ये हो गया। तीसरी होती है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। और इसके अंदर आती है आपकी बीटा मेथाजोन। चलिए ट्रीटमेंट भी आपका हो गया, लेकिन मेन ट्रीटमेंट इसका क्या होता है सीओपीडी का? O2 थेरेपी। अब O2 की थेरेपी हम ज़्यादातर पेशेंट को दे ही देते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल है। इसके लिए क्या स्पेशल है देखते हैं। कम से कम नहीं तो 15 घंटे तो हमें देना ही पड़ता है O2। अब O2 15 घंटे देंगे तो इरिटेट तो होगा, जाहिर सी बात है, मास्क कैसे लगाएगा। इसलिए हम इसको देते हैं नेजल प्रोंग से, जो नाकों के अंदर डाल देते हैं, और देते हैं कितने उस पर 1 to 2 लीटर पर आवर स्पीड। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, 15 घंटे दे तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम आराम भी देते हैं। लगातार 15 घंटे देंगे नहीं तो उसके निकालते नहीं, कभी कभी जैसे खाना खाए तो निकाल दिया, और वॉशरूम जाना तो निकाल दिया, और से लेकर जा नहीं सकता है। तो ये आपका हो गया O2 थेरेपी के बारे में। ट्रीटमेंट तो हो ही गया है, अब आती है हमारी बारी कि हम क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, वो मुझे लिखने की जरूरत है, आपको लगता है ये यहाँ पे है नहीं, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें में। उसका हम O2 मेंटेन करेंगे, कम से कम O2 सैचुरेशन मेंटेन करेंगे 90 से अबव, 90 से नीचे नहीं होने देंगे। और उसके लिए हाई प्रोटीन विटामिन सी रिच डाइट और हाई फ्लूइड डाइट भी, क्योंकि उसके स्पूटम बार बार बन रहा था अंदर, तो आपको क्या होगा कि फ्लूइड अब जब ज़्यादा देंगे तो सिक्रीशंस आउट जल्दी होंगे और थोड़ा सा राहत मिलेगी पेशेंट को। और एक मेन उसका जो पॉइंट है, सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि स्मोकिंग को अवॉइड करें। पेशेंट को क्या अपने दोस्तों को भी बोलते हैं कि स्मोकिंग छोड़ें। सबसे मेन कारण सीओपीडी का यही था। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक तो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये बताना। धन्यवाद, जय हिंद।